हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे बोर्ड पे, आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मॉडल पेपर जिसके आधार पर या जिसके पैटर्न पर, ये नहीं कहेंगे कि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, लेकिन बच्चों ऐसा ही मॉडल पेपर अगर हम पिछले 5 से 10 सालों के सॉल्व करें तो आप 100% निश्चित सफलता के हकदार हैं। आज की हमारी जो स्पेशल क्लास है वो केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को लेकर है और उम्मीद करेंगे जो हमारे क्लास 10th यूपी के बच्चे हैं वो आज के वीडियो को देखकर अपनी जितनी भी तैयारी आप अभी तक डिले रखे हैं वो आप 100% अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जितनी तैयारी आप अच्छे से तैयार करेंगे उतना ही जल्दी और उतना ही आगे आप सबसे रहेंगे। तो प्लीज बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी चीजें आज आपको बताई जाए उनके आप नोट्स जरूर बनाइए और जितने भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं उसको एक जगह लिखकर उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तभी हमारी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगी। जैसा कि केमिस्ट्री की बात हो रही है, केमिस्ट्री टोटल 5 चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया, याद करिए अम्ल क्षार लवण, धातु अधातु, फिर कार्बन यौगिक और तत्वों का वर्गीकरण। अगर ये 5 चैप्टर हम आसानी से तैयार कर ले तो हमारे अच्छे मार्क्स, पासिंग मार्क्स सिर्फ केमिस्ट्री के बेस से ही हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और आपको बताएं, जो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और बायो, वो चैप्टर इतना इजी है कि आप उसको आसानी से याद कर लेंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे आपके एग्जाम में। यही हमारी बाबा विश्वनाथ से कृपा कामना है कि हमारे सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से हो, हमारे इस चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हो वो अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आज की क्लास की बात करें तो हमारे पास जो मॉडल पेपर है उसमें केमिस्ट्री की न्यू टॉपिक है। सब कोई कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं खंड का जो है वो मुख्यतः होता है फिजिक्स के लिए, और आपको पता है फिजिक्स वाले सर आपको जरूर बताए होंगे। आज की जो क्लास है वो केमिस्ट्री की है, तो केमिस्ट्री के लिए आज की क्लास का खंड ख, ठीक है बच्चा। ये मॉडल पेपर है 2022। जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर दिखने में साफ नहीं है तो हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। देखिए क्या है, जिंक की क्रिया हम करा रहे किसके साथ, देख रहे बेटा, जिंक की क्रिया करा रहे कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये एक रिएक्शन है जिससे बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu। हमें बताना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रकार, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकार। अब याद करिए प्रकार का एक ट्रिक बताए थे कि बेसिकली प्रकार जो है आप 5 याद कर लीजिए, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स। इसको देखकर लग रहा है एक छोटा सा फंडा क्या है भाई, कि जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है। मतलब अगर हम याद करेंगे तो हम लोग याद रखे हैं कि अधिक क्रियाशील धातु शील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करते हैं। है कि नहीं? मतलब जो जिंक है वो किसको विस्थापित करेगा, देखिए
जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित किया तो बन गया कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, और कॉपर वहां से विस्थापित हो गया। तो अधिक क्रियाशील धातु कौन? जिंक। कम क्रियाशील धातु कौन? कॉपर। इसीलिए कॉपर विस्थापित हो गया। अब जाहिर सी बात है, विस्थापित हो गया तो कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ये इसका आंसर है। एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। A प्लस बी प्लस सी, आपको याद होगा ऐसे ही करके बताए थे। ये जो है यहां आ जाएगा तो B अपनी जगह से खसक जाएगा और ये हो जाएगा AC। अगर ये बात क्लियर है तो आप बोलिए यस सर क्लियर है, तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो मुझे जरूर बताइएगा। अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। ओके, आगे चलें। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। फास्ट बेटा फास्ट। अगर कोई डाउट है तो बताइए। हो गया? जल्दी कॉपी करिए बेटा। और कोई डाउट? चलिए हम आगे बढ़े। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अब याद रखिए, जल दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। हमसे कह रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस? याद करिए, आपको क्लासरूम में बताया गया था। यह चैप्टर है अम्ल क्षार लवण का। जैसा कि आप देखिए, पहला चैप्टर है ये चैप्टर 1 का, मतलब चैप्टर 1 से एक बहुविकल्पी, और चैप्टर 2 अम्ल क्षार लवण उससे दूसरा बहुविकल्पी। उसमें जो लवण थे कौन कौन से याद करिए। जो बताया गया था कि नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा को ही जानते हैं क्या? धावन सोडा। वॉशिंग, ये ग है ना बेटा, सोडा क्या था? Na2CO3.10H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? धावन सोडा। चलिए आइए हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा बड़ा कर दे और अच्छे से दिखेगा आपको। अगर हम क्वेश्चन नंबर तीसरे बहुविकल्पी को देखें तो देखिए, आपको क्वेश्चन में हिंट दिया है, निम्न में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है? अब जब क्रियात्मक समूह आ गए तो आगे हम लोग चैप्टर 4 पे, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये हो गया हमारा क्या? चैप्टर 4। अब हमसे कह रहे हैं OH। अब याद करिए बच्चों, OH है तो अल्कोहल है। अब यहां पे नोन है, नोन में क्या होता है? कीटोन होता है, ब्यूटेनॉल। यही है हमारा OH। इसका आंसर क्या होगा? ये। अगर ब्यूटेनोइक की बात करेंगे तो इसमें COOH, ब्यूटेनल की बात करेंगे तो CHO। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये। और उम्मीद करेंगे इस MCQ को देखकर आप समझ जाएंगे कि पहला क्वेश्चन एक पहले चैप्टर से,
दूसरा आपका दूसरे चैप्टर से, लेकिन तीसरा बहुविकल्पी चौथे चैप्टर से। तो इस तरह हमारे 3 बहुविकल्पी एक एक नंबर के तैयार हो गए और हम लोग 3 नंबर पा गए। क्लियर? आइए अब हम 2 नंबर वाले प्रश्न पे चलते हैं जो हमारे अति लघु के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर आप समझाइए। तो बेटा हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, लिखिए वे अभिक्रियाएं, फिर से बोले, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन के नाम से भी जानते हैं, उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी ही अर्ध अभिक्रियाओं को ही पूर्ण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देखें तो आपको याद होगा कि जिंक की क्रिया करा रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन। अब इधर जिंक अकेले है और वहां क्या है? जिंक ऑक्साइड है। तो उस केस में यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो आपको याद कराए थे, रेडॉक्स में बताया था कि ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन रिमूव, तो उस केस में होता है उपचयन, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे CO से क्या हो गया? केवल C, मतलब अपचयन, मतलब रिडक्शन। तो आपसे यही बात कहा गया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों होता है, वही अभिक्रियाएं कहलाती हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कॉपी करिए बेटा, अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, आगे चले, यहां तक क्लियर? 6 का फर्स्ट समझ में आ गया रेडॉक्स। 6 का 2 देखिए, कह रहा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि का और उपयोग। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा तो उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब आपको याद होगा कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग क्या लिए थे? हम लोग लिए थे सोडियम कार्बोनेट। याद आ रहा है? क्या लिया था बेटा? सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बना था क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दीजिए। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। और जैसा कि आपको इसके साथ साथ कह रहा है उपयोग, तो अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो आप याद करिए, मम्मी जो है वो पूड़ी या बिस्किट वगैरह बनाने में एक व्हाइट पाउडर डालती है, तो वो क्या होता है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का उपयोग केक, पेस्ट्री, किसी भी खाने वाले पदार्थ को खस्ता बनाने में, दूध को फटने में बचाने में सबसे ज्यादा उपयोग। अगर याद होगा तो आप कर लीजिएगा, क्या दूध को फटने से बचाने में जो ग्वाले, मतलब जो सरदार जी लोग होते हैं, दूध ले जाते हैं, वो काफी टाइम तक दूध ना फटे तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। आप वही चीज करिए, दूध खरीद के घर पे रख लीजिए और काफी समय तक छोड़ दीजिए, तो आप क्या पाएंगे? दूध हमारा फट जाएगा। तो इस स्थिति से नहीं फटेगा। आगे क्लियर? चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर ग क्या कह रहा है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो लिखिए, रेडी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यही मेंडलीफ का पूछा होता तो हम लोग क्रमांक की जगह लिखते भार, लेकिन आधुनिक पूछ देने से हमें याद रखेगा क्रमांक। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बताइए क्या यह बात क्लियर है। अब कह रहे कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसके परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। अब याद करिए, हम लोग आवर्त में कहां से जा रहे हैं, बाएं से दाएं, तो हमसे पूछा है परमाणु त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक रेडियस। बेटा याद करिए, हमसे दो भी पूछ सकता है, एक आवर्त में पूछ सकता है बाएं से दाएं, और एक पूछता है वर्ग में। और जब वर्ग में पूछेगा तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट टू राइट, और इसे इंग्लिश में कहेंगे अप टू डाउन। देखिए बेटा, जल्दी से इसको कॉपी करिए, जल्दी से डेफिनेशन कॉपी करिए। और कोई डाउट? बात क्लियर है बेटा? तो क्या कह रहे हैं, जब परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा कि बाएं से दाएं जाने पर यह क्या होती है, घटती है, मतलब डिक्रीज होता है। और अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है, मतलब इंक्रीज्ड होता है। क्या ये लाइन क्लियर है? तो यस सर में आंसर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए, चाहे कमेंट में, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में और चाहे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। फास्ट फास्ट सभी इसको नोट जरूर करते रहिए बेटा। हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां तक क्लियर है। अब आगे देख रहे हैं, हमसे कह रहा है कुछ आईयूपीएसी नाम। अगर हम किसी के भी आईयूपीएसी नाम को देखें तो सबसे पहले जब भी आईयूपीएसी की बात होगी तो हमें उसका फुल फॉर्म जानना है।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी जानने के लिए सबसे पहले याद कर लीजिए क्या, फंडा। क्या फंडा? सबसे पहला याद करिए, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें। ठीक है, फंडा याद करिए बेटा, लंबी श्रृंखला का चयन करें। ठीक है, दूसरा क्रियात्मक समूह को पहचाने। ओके, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें, या दूसरे में क्या, क्रियात्मक समूह को पहचाने। तीसरा, दो तक क्लियर है। तीसरा, गिनती उधर से करें जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आए। ठीक है, हमें काउंटिंग उधर से ही करना जिधर से वो पहले आए। और चौथा याद रखिए, सबसे पहले पूर्व लग्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रफिक्स, फिर कार्बन की संख्या, फिर अनुलग्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, सफिक्स। अब इतनी बातें आप याद रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर कार्बन 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। कम से कम इतना तो आप याद जरूर कर लीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसकी लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए बेटा। देखिए, तो अगर हम बात करें इसकी लंबी श्रृंखला में, तो हमने पाया 1, 2, 3, 4 और 5। लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन। अब एक क्रियात्मक समूह देख रहे हैं, 4 नंबर पे ऊपर है जिसको मेथिल पढ़ते हैं, और 4 नंबर पे ही नीचे है सेम CH3, जिसको भी मेथिल पढ़ते हैं, और 1 नंबर पे है COOH जिसको ओइक पढ़ते हैं। तो मतलब हम लंबी श्रृंखला का चयन किए तो टोटल देख रहे कितने हैं, इतने हैं। क्रियात्मक समूह को पहचाने तो देख रहे इतने सारे क्रियात्मक समूह हैं। अब हमें क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले पूर्व लग्न, अगर हम इसके पूर्व लग्न को देखें तो हम पा रहे कि 4 नंबर 2 बार, तो 4 4 2 बार है तो डाई। कौन है बेटा, मेथिल। अब कार्बन टोटल कितने थे, 5 5 है तो पेंट, और एकल बंध पे क्या था, ओइक अम्ल। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, क्या, 4,4 डाई मेथिल पेंट 1 ओइक, या पेंटेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। एक को आगे कर दीजिए और आगे वैसे ही लगा के बाकी सारा इसे हम पेंटेनोइक अम्ल के नाम से भी जानेंगे, क्या, 4,4 डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। इसके बाद देखिए लंबी श्रृंखला में बेटा, इसकी लंबी श्रृंखला में हम देखें तो कितने कार्बन, 1 2 3 4। दूसरे पे इस बार ऊपर है Cl को पढ़ते हैं क्लोरो। अब पहले नंबर पे OH जिसको पढ़ते हैं ऑल। अगर हम बात करें गिनती की तो हम पा रहे हैं 1 2 3 4, है कि नहीं। तो क्या हो गया, दूसरे पे क्लोरो, तो आप लिखिए 2 क्लोरो। अब टोटल कितने, 4, तो क्या, ब्यूट 1 ऑल, या एक साथ ले लो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर है तो यस सर में आंसर दीजिए। आगे चले,
इसको कॉपी कर लीजिए, यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना। फास्ट बेटा फास्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, संक्षारण किसे कहते हैं। धातुओं की संक्षारण रोकने की दो विधियां बताइए। अब मेरे बच्चों को याद होगा कि संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। अगर किसी धातु में हवा, पानी और अम्लों के द्वारा अगर वो खराब हो रही है तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। सबसे महत्वपूर्ण विधि यूज की जाती है गैल्वनीकरण। या तो औसतन हम लोग क्या करते हैं, पाते हैं ना, जिसको इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इसका एक और नाम यसद लेपन और एक नाम विद्युत लेपन। और वैसे आप जानिए तेल द्वारा, ग्रीस के द्वारा पेंट करके और मिश्र धातु बनाकर हम इन्हें क्या कर सकते, संक्षारित होने से रोक सकते। आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। ओके फास्ट फास्ट आगे चले बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। अब या तो ये 3 करिए और या तो ये 4 करिए, आपका है अथवा, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। तो हम सबसे पहला ही ले रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे होती हैं जो कार्बनिक यौगिकों में उच्च सक्रिय धातु से निम्न सक्रिय धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। साबुन की सफाई प्रक्रिया, तो इसमें सफाई प्रक्रिया में बेसिकली लिया जाता है मिसेल का प्रक्रम। तो हमने पाया कि जब साबुन की क्रिया हम कपड़ों से कराते हैं तो बेसिकली उनमें मिसेल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी एक लंबी पूंछ होती है जिसमें छोटा हाइड्रोकार्बन, याद करिए ऐसे बना होगा, आप जरूर बनाए होंगे अपनी कॉपी में। एक Na+ होता है, एक COO वगैरह माइनस होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि गंदे कपड़े साबुन से अलग हो जाएंगे और हमें शुद्ध या शुद्ध मत कहिए साफ कपड़े प्राप्त होंगे। ओके, समजातीय श्रेणी मतलब जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। क्या कहा गया कि जब एक समान तत्वों को रखा जाता है तो उनके बीच का जो अंतर है बच्चों वो आना चाहिए CS2। जैसे ये है तो उनके बीच का अंतर क्या आना चाहिए, CS2, तभी वो क्या आएगा, होमोलोगस सीरीज। बताइए क्या ऊपर क्लियर है? अगर ऊपर क्लियर तो हम समीकरण में आएंगे। फास्ट फास्ट और कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा आप। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। हमसे कह रहा है एथेनॉल की सोडियम के साथ क्रिया। देखिए बेटा, सबसे पहला है एथेनॉल की सोडियम के साथ क्रिया। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, सोडियम मतलब Na। अब ये यहां से विस्थापित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
इथेनॉल की सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं तो C2H4 प्लस NaOH भी बना सकते हैं। एथिल अल्कोहल की 400 पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2SO4 तीर का निशान 443 केल्विन, तो क्या हो गया C2H5HSO4 प्लस H2O। और अगर इसको फिर से गर्म कर दें C2H5HSO4 को, तब ये C2H4 प्लस फिर से H2SO4 का निर्माण कर लेगा। बताइए, उसके बाद कह रहे मेथेन को वायु में जलाया जाए। मेथेन का फॉर्मूला CH4, वायु का फॉर्मूला ऑक्सीजन। तो मेथेन एक ईंधन है और जब भी ईंधन को जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। जब भी हम किसी ईंधन को जलाएंगे, ईंधन जैसे क्या पेट्रोल, डीजल, और आप जानते हो कि मेथेन सबसे ज्यादा भरा जाता है सीएनजी में। देखिए पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो सीएनजी का बड़ा बड़ा बैनर लगा होगा, तो समझ जाएगा कि वो क्या है, मीथेन गैस है। और जब भी उसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। बैलेंस करने के लिए बेटा यहां 2 लगा दीजिए, देखिए 4 हो गया। अब 2 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, तो यहां 2 लगा दीजिए, इजी, 4 हो गया। लास्ट कह रहे हैं एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल के साथ क्रिया। एथेनोइक अम्ल का अगर हम बात करें तो हम लोग याद रखेंगे CH3COOH और C2H5OH, ये दोनों क्रिया करके CH3COO C2H5 प्लस H2O, इसी को कहते हैं एस्टर। बताइए, क्लियर? आगे, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ, इथेनोइक अम्ल CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दीजिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 यहां लग गया। फिर कह रहे हैं एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो पहले तो वही रखिएगा CH3COOH और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये क्रिया करके सेम चीज बनाएंगे CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। इस तरह हमारा 7 नंबर तैयार हो गया और केमिस्ट्री हो गई हमारी फिनिश्ड। सभी क्वेश्चन को एक जगह लिख के 2 से 3 बार कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय। नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेके आएंगे बिल्कुल आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।